कश्मीर की वादी में सरकार की सख्ती से बौखलाए दहशतगर्दों ने अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमले को अंजाम दिया। सीआरपीएफ और पुलिस की ज्वाइंट पार्टी पर हुए इस हमले में सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हो गए। हमले को अंजाम देने वाले दहशतगर्द को भी जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिया गया। अमरनाथ यात्रा से पहले एक बार फिर से कश्मीर में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर बड़े हमले को अंजाम दिया। अनंतनाग के केपी रोड इलाके में हुए हमले के दौरान मोटरसाइकिल से आए खुदकुश हमलावर ने सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना निशाना बनाया। यह हमला शाम तकरीबन 5 बजे उस वक्त हुआ जब सीआरपीएफ की 116वीं बटालियन और रियासती पुलिस के जवानों ने अनंतनाग के केपी रोड पर ऑक्सफोर्ड स्कूल के पास नाका लगाया था। इसी दौरान मोटरसाइकिल से आए खुदकुश हमलावर ने मौका पाते ही सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला शुरू कर दिया। इस हमले में 9 सिक्योरिटी एहलकारों और वहां से गुजर रही एक खातून समेत 10 लोग जख्मी हो गए। फायरिंग में इनिशियल जो उसने हमला हुए, एक एसएचओ जो अनंतनाग का है वो बुरी तरह से घायल हुआ। एक सिविलियन लेडी जो है घायल हुई। हमले में जख्मी जवानों और शहरियों को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान सीआरपीएफ के 2 एसआई और 3 जवानों ने दम तोड़ दिया। इस कायराना हमले में शहीद हुए जवानों में हरियाणा के एएसआई रमेश कुमार झज्जर, असम के एएसआई निरोध शर्मा नलबारी, यूपी के मुजफ्फरनगर के कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार, यूपी के गाजीपुर के कांस्टेबल महेश कुमार कुशवाहा और मध्य प्रदेश के देवास के कांस्टेबल संदीप यादव शामिल हैं। 8 जवानों में से 5 जो जवान हैं सीआरपीएफ के वो शहीद हुए हैं। हालांकि जिस हमलावर ने ये हमला किया था उसको क्विक जो एक्शन टीम थी जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की, उन्होंने यहीं पर ढेर कर दिया। हमले में जख्मी सीआरपीएफ के 3 जवानों और अनंतनाग के स्टेशन इंचार्ज अरशद अहमद खान का आर्मी अस्पताल में इलाज जारी है। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरन जवाबी कार्रवाई की और तकरीबन 20 मिनट तक चली इस मुठभेड़ में खुदकुश हमलावर मारा गया। इस बीच दहशतगर्दाना तंजीम अल उमर मुजाहिदीन ने हमले की जिम्मेदारी ली और आने वाले वक्त में सिक्योरिटी फोर्सेस पर अपने हमलों में और भी तेजी लाने की धमकी दी है। हालांकि एजेंसियों को हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का हाथ होने का शक है, जिसकी तहकीकात जारी है। इस हमले के बाद अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी को लेकर चैलेंजेस बढ़ गए हैं। यहाँ हमला केपी रोड पर हुआ, जो पहलगाम अनंतनाग रास्ते पर मौजूद है और यहाँ से श्री अमरनाथ यात्रा गुजरेगी। ये रास्ता जो है जो आप देख रहे हैं, ये वही रास्ता है जिससे केवल 18 दिन बाद अमरनाथ यात्रा को चलना है। पहला जत्था यहीं से रवाना होगा। इस लिहाज से ये चिंता और चुनौती का विषय। कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। पिछले 5 महीनों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 110 दहशतगर्दों को ढेर करने में कामयाबी हासिल की। ऐसे में बौखलाए दहशतगर्दाना तंजीमों ने खुदकुश हमले को अंजाम देकर अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश की है। यहाँ इस वक्त तलाशी अभियान चल रहा है, फायरिंग रुक चुकी है और इर्द गिर्द पूरी इस इलाके में जो है एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन फार मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, केपी रोड, अनंतनाग। तो अनंतनाग में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रीनगर में खराज अकीदत पेश किए गए, जहां पर शहीद जवान सुबह 11 बजे श्रीनगर में वाक़ सीआरपीएफ के रीजनल ट्रेनिंग सेंटर में उनका जो जज्दा खाकी है वो लाया गया और सीआरपीएफ के सीनियर ऑफिसर्स समेत वादी में तैनात सभी सिक्योरिटी एहलकारों के ऑफिसर्स ने शहीदों को खराज अकीदत पेश की। इसके बाद शहीद जवानों की जज्दा खाकी उनके आबाई शहरों के लिए रवाना की गई। मैंने भेजी है, माई हार्ट गोज फॉर देम, और मैं उनकी फैमिलीज के साथ हूँ। और ये हुआ इसलिए है कि जब भी यहाँ थोड़े हालात सुधरते हैं, चुनाव हुए तो उसके बाद पुलवामा हुआ, जब फोर्सेस अपर हैंड उनका होता है तो पार से डायरेक्शन आ जाती है फिदाइन अटैक के लिए। ये फिदाइन अटैक था, ये मामूली अटैक नहीं था। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ जो इसमें इन्वॉल्व हैं कि हमारे इरादे पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और हम इनको सॉर्ट आउट करके दम लेंगे। और वहीं सीआरपीएफ के डीजी ने होम सेक्रेटरी से मुलाकात कर अनंतनाग हमले की जानकारी दी है। जराये के मुताबिक सीआरपीएफ हमले के वीडियो की तहकीकात की जा रही है। सीआरपीएफ की जानिब से और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है।
तो जिस तरीके से ये खुदकुश हमला किया गया था उसकी जिम्मेदारी अल उमर मुजाहिदीन ने ली है और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इसके अंदर जैसे मोहम्मद का हाथ हो, लेकिन इसकी तहकीकात की जा रही है और लगातार जो यहाँ पर जितने भी अफसरान हैं वो इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग थे। और साथ ही जिस तरीके से ये कोई पहला वाक़या नहीं है, हमने देखा है पुलवामा अटैक हुआ है और उससे पहले 2018 में 12 फरवरी को सुंजवान आर्मी कैंप पर भी हमला हुआ था जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि इस दौरान 4 दहशतगर्दों को मारा भी गया था। तो आखिर दहशतगर्द मानने को तैयार नहीं है और जो कश्मीर के अंदर लगातार दहशतगर्दी फैलाए हुए हैं उसका नतीजा है कि हमारे जवान शहीद लगातार होते जा रहे हैं। इसी के ऊपर हम खास चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं। रेंजू शाह साहब है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है श्रीनगर से, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही मेजर जनरल अश्वनी कुमार सिवाच हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। सर आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही अमित रैना साहब है, स्पोक्स पर्सन है रोड्स इन कश्मीर के। सर आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है। लेकिन सबसे पहले मैं मेजर जनरल आपसे जानना चाहूंगा अश्वनी साहब कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले हमने देखा है कि पुलवामा का अटैक हुआ था। 12 फरवरी 2018 का अगर हम जिक्र करें तो सुंजवान आर्मी कैंप पर हमला हुआ था और इन अटैक की तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी तक तकरीबन 110 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। क्या उससे बौखला गए हैं और उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है कि अपने आप तो मरना ही है, तो जाकर वो दहशतगर्द जो है खुदकुश हमले कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बोला आपको। देखो ये जो ऑल आउट ऑपरेशन है बहुत ही सक्सेसफुल हो रहा है कि लास्ट 5 महीने के अंदर 110 से ज्यादा टेररिस्ट को मार गिराया गया है। लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद की जो लीडरशिप है उसको बिल्कुल कंप्लीटली फिनिश कर दिया गया है साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में। तो कहीं ना कहीं ये बुखलाहट है और ये पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है वो ये नहीं चाहती कि भाई इस तरीके से सिचुएशन इंप्रूव हो जाए, क्योंकि कश्मीर जो है एक नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूवमेंट हुआ है जब से गवर्नर साहब का रूल आया है, उसके साथ साथ सिक्योरिटी के अंदर भी काफी बदलाव आया है, क्योंकि जो टेररिज्म था उसको खत्म करने के लिए जो लीडरशिप को मारना बहुत जरूरी है उसको एलिमिनेट किया गया है। तो एक प्रकार से खराल है और ये इसका रीजन है कि भी अमरनाथ यात्रा आपको पता है 2 जगह से जाती है, साउथ कश्मीर में पहलगांव से और नॉर्थ कश्मीर में बालटाल में। तो कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि भाई आप ना इस पे अटैक करें तो इसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा आपका जो टूरिस्ट आ रहे हैं अमरनाथ के लिए। इसी प्रकार से मुझे ऐसा भी लगता है जो ये एससीओ हो रही है अभी किर्गिस्तान में, कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि कश्मीर के अंदर जो है सिचुएशन खराब है, इंटरनेशनलाइज करना चाहता है। उसको ये नहीं पता कि सिचुएशन कश्मीर की आपने खराब की है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से। पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में। वो बार बार चाहता है भारत से बातचीत करना। भारत ने एक बात बता दी है, जब तक आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं बंद करेंगे भारत बात करने के लिए तैयार नहीं। ये हमारा एक प्रकार से क्लियर सिग्नल है और ये एक डिप्लोमेसी की विजय है कि पूरे वर्ल्ड में आज पाकिस्तान अकेला रह गया है। सारे के सारे लोग, सारी की सारी कंट्रियां आज भारत के साथ खड़ी हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो इजराइल हो, पैलेस्टाइन। तो आज ये डिप्लोमेसी की जीत है भारत की कि पूरा का पूरा वर्ल्ड हमारे साथ खड़ा है और पाकिस्तान एक प्रकार से आतंकवाद के कारण आइसोलेट हो गया है। और ये बताया गया है जहां पर भी कहीं भी आतंकवाद होता है उसकी कहीं ना कहीं रूट्स वहां पाकिस्तान में निकलती हैं। जब आप देखेंगे कि कश्मीर के अंदर अब वो जब देख रहा है कि सिचुएशन इंप्रूव हो रही है तो ये बरकरार है, इसका ये बौखलाहट और ये एक सॉफ्ट टारगेट को सिलेक्ट किया जो कि एक रोड ओपनिंग में थे उसको किया गया, मगर फिर भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इमीडिएट एक्शन लेके एक आतंकवाद को वहीं पर ढेर कर दिया। बिल्कुल ये काफी अच्छा कदम है। लेकिन मैं रेंजू शाह साहब आपसे जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट के जिस तरीके से ये मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या सियासत के ऊपर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अभी हमने देखा है कि 6 महीनों के लिए प्रेसिडेंट रूल को और आगे बढ़ा दिया गया है। क्या इसको सियासी तौर पर भी उथल पुथल करने की कोशिश के मद्देनजर देखा जाना चाहिए? और या फिर अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें, जिस तरीके से अभी सवाल साहब ने बताया है कि उसके अंदर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये चाह रहा है कि कहीं ना कहीं ये मैसेज जाए कि देखिएगा भाई साहब, श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर जो है हालात बहुत बेकाबू हो रखे हैं। बिल्कुल ठीक होला।
देखिए, आपने जो बहुत ही ब्रिलियंटली जो सवाल किया, इसी सवाल में आपका जवाब भी है। सचमुच ये जो सारा है, ये जो यहाँ की वायलेंस है, जो यहाँ का आतंकवाद है, जो यहाँ की तबाही बर्बादी है, ये सब सियासी लोग अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। ये 90 में भी शुरू हुआ था, लेकिन थिंक टैंक जो इंडिया की रही, उन्होंने बहुत गलत किया। 96 में इमीडिएटली इलेक्शन करवाए और वो भी 1% वोट पर 200 वोटों पर लोगों को जितवाया और उनके हवाले हुकूमत कर दी। और उससे क्या हुआ, उनको एक खून की लत लग गई। और जो ये खून की लत लग गई सियासतदानों में, तो सियासतदान ही जिम्मेदार हैं इस सारी तबाही और बर्बादी के। आप देखिए सियासतदानों के इन्वेस्टिगेट किस तरह कर रहे हैं वायलेंस। वो कह रहे हैं मूसा जो आर्मी है या वो ISIS के झंडे हैं, तो आपके बड़े बड़े लीडर जो मेन स्ट्रीम के हैं कश्मीर के, वो बोलते बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। वो कहते हैं कि भाई ये ऑनर के लिए अपनी जान दे रहे हैं। तो इसका आप एक बात नहीं हिंदुस्तान अभी समझ पाया कि यहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं कश्मीर में। 3% लोग एक नेक्सस के जरिए हुकूमत कर रहे हैं, बाइकॉट भी नेक्सस है। और जो ये 3% लोग 1947 से लेकर आज तक हुकूमत के ई वोटिंग कराओ। अगर यहाँ ई वोटिंग होगी, जैसे ई बैंकिंग होती है, तो क्योंकि आप ताबूत रखते हो पोलिंग स्टेशन के बाहर, तो वोट डालने कौन जाएगा? यहाँ लोगों को आप ई वोटिंग कराओ, लैपटॉप पे वोट देंगे और सिक्योर वोट 97% वोट होंगे। फिर ये लीडरशिप बिखर जाएगी जिनको खून लग गया है। ये सारी जो ये कश्मीर की कहानी है, ये सिर्फ 3% को हुकूमत दे दो और कोई कहानी नहीं है। बिल्कुल, वाकई में काफी आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है और उम्मीद करता है कि हुकूमत अगर इसके ऊपर गौर खौज करेगी तो आगे आने वाले वक्त में इसको इंप्लीमेंट भी किया जा सकता है। लेकिन अमित रैना साहब, क्योंकि अमरनाथ यात्रा से जोड़कर भी इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि 18 दिन बाद जो है अमरनाथ यात्रा का आगाज होने जा रहा है, क्या लोगों के अंदर जो जायरीन जाते हैं उनके अंदर एक खौफ पैदा करने की कोशिश की गई है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो इलेक्शन वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल कम रही कश्मीर, खासकर साउथ कश्मीर में, मगर पीसफुल रही। उसके बाद अभी टूरिज्म का जो सीज़न चल रहा है फुल जा रहा है, मतलब अच्छे तादाद में टूरिस्ट इस समय कश्मीर जा रहे हैं। और जाकिर मूसा के मरने के बाद भी कश्मीर में हालात नहीं बिगड़े। बिल्कुल ठीक। तो ये सब एक नॉर्मलसी की ओर कदम बढ़ रहा है और ये मुझे ये पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं होता। मैं पाकिस्तान फौज को बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि उनकी दुकान ही हिंदुस्तान पे चलती है, हिंदुस्तान के खौफ पे चलती है और कश्मीर पे चलती है। तो ये प्रयास रहा है कि दोनों एक साथ अटैक किए जाएं, दोनों हिट किए जाएं, क्योंकि जो रोड है ये सिर्फ अमरनाथ के लिए रोड नहीं है। कश्मीर का सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पहलगाम, और ये सड़क पहलगाम को जाती है श्रीनगर से। तो आप जब इस सड़क पे अटैक करते हैं तो आप जो आज की डेट में वहाँ पे टूरिस्ट है, यात्री है, आप उसको डरा रहे हैं। और जो आने वाला है जुलाई में अमरनाथ यात्रा के लिए, आप उसके मन में भी खौफ पैदा कर रहे हैं और आप ये जताना चाहते हैं कि कश्मीर में हालात नॉर्मलसी की ओर नहीं जा रहे हैं। तो ये प्रयास बिल्कुल रहा है। जहाँ तक बात है कि हमने इतने आतंकवादी मारे हैं, आज लश्कर तौयबा का कोई माई बाप नहीं है कश्मीर में, कोई कमांडर नहीं है, जैसे मोहम्मद हम एलिमिनेट कर चुके हैं काफ़ी हद तक। तो कल का एक नया ग्रुप आ गया अल उमर। तो पाकिस्तान स्पॉन्सर जरूर कर रहा है, पैसा आ रहा है पाकिस्तान से, मगर हमें ये साथ साथ भी सोचना होगा कि कश्मीर में लोग क्यों बंदूक उठा रहे हैं और उसको रोकने के लिए हमारे क्या प्रयास चल रहे हैं। तो वो प्रयास भी हमें पैरेलली करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जो फंडामेंटलिस्टिज्म चल रहा है, जो फैनेटिज्म चल रहा है, उसको भी आपको काटना है। आपको वो आप जब तक आप उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे, जब तक आप डीरेडिकलाइज नहीं करेंगे यूथ को, तब तक ये समस्या पलपती रहेगी। आज बंदूक नहीं है उनके पास तो पत्थर आ जाएंगे, पत्थर नहीं आएंगे तो भाले आ जाएंगे। तो ये जो युद्ध है, ये जो आतंकवाद का युद्ध है, इसमें पाकिस्तान पैसा दे रहा है गोलाबारी और बाकी सामानों के लिए, मगर उसके बगैर भी क्या कश्मीर में लोग युद्ध करने को तैयार हैं और आप उसको कैसे रहेंगे कि उस पर भी काम करना बड़ा जरूरी है। बहुत अच्छी आपने बात कही है, क्योंकि अगर नौजवान बिजी हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपने काम में मसरूफ हो जाएगा। लेकिन सिवाज साहब, क्योंकि अगर हम देखें पाकिस्तान के ऊपर हर बात ये कही जाती है, पाकिस्तान कहता है कि भाई आप हमें सबूत दीजिएगा, और हमेशा सबूत मांगकर वो ये दिखाना चाहता है कि हाँ हम कार्रवाई के लिए तैयार है। लेकिन इन सब के बीच हमने
देखा है कि वजीर आजम का प्लेन गुजरना था, वजीर आजम ने उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया कि भाई हम आपका एहसान नहीं लेंगे, अगर पाकिस्तान से उनका जो प्लेन था वो गुजरना था। लेकिन इन सब के बीच एक ये मैसेज जरूर दिया जा रहा है क्लियर कट तौर पर कि भाई हम आपसे कोई एहसान नहीं लेंगे और कोई बात नहीं हो पाएगी जब तक आप टेररिज्म के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन सर सवाल यही उठता है, जैसे कि अमित सर ने कहा है कि आपकी जो मेन प्रॉब्लम है पहले उसके ऊपर ध्यान देना होगा कि जो कश्मीरी का जो नौजवान है, कश्मीरी नौजवान, वो बंदूक उठाने के ऊपर क्यों आमादा हो रहा है। कश्मीर के अंदर अगर उनको बंदूक नहीं मिल पाएगी तो पत्थर उठाएगा, पत्थर नहीं तो फिर भाले उठाएगा। तो इसके पीछे और क्या चीजें हम तलाशें कि ताकि कम से कम उनको इस सब चीजों से दूर ले जाए। देखो, आपने दो क्वेश्चन उठाए हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये क्वेश्चन है कि भाई किस पाकिस्तान आज बड़े जोरों से चाहता है कि भारत से बातचीत हो, क्योंकि वो वर्ल्ड के अंदर रिस्पेक्टेबिलिटी लेना चाहता है कि भाई आज फाइनेंशियल एसिस्टेंस टास्क फोर्स उसको उस कतार पे लेके आ गई है कि वो ग्रे से ब्लैक लिस्ट पे हो सकता है। अगर वो ब्लैक लिस्ट पे हो गया तो उसके अंदर वर्ल्ड बैंक, IMF कोई लोन नहीं देगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। आज पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी खराब है, $94 बिलियन का उसके पास डेट है, उसके बाद उसके पास जो है $9 बिलियन ही फॉरेन रिजर्व है, वो जो है 2 महीने का इंपोर्ट नहीं दे सकता, अफगानिस्तान से भी कम है। और आने वाले समय में इन्फ्लेशन 10% है, GDP की ग्रोथ 2.3% है। तो एक इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब है पाकिस्तान की, वो कहीं ना कहीं चाहता है कि एक रिस्पेक्टेबिलिटी आए, वो उसी टाइम आ सकती है भारत से बातचीत हो। और भारत ने ये मेरी बात बड़ी क्लियर कर दी कि जब तक आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं छोड़ेंगे बातचीत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं जब ये पाकिस्तान ने कंडीशनल दिया कि भाई हाँ प्रधानमंत्री हमारे आप एयर स्पेस यूज कर सकता है, तो वो एक प्रकार से छुपाव में बताना चाहते थे कि बातचीत हो। पर भारत ने क्लियर कर दिया कि बातचीत नहीं होगी जब तक आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं बंद करेंगे और ये लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद को कश्मीर में भेजना बंद करेंगे। और इसलिए ओमान से होते, ईरान से होते और सेंट्रल जो स्टेट्स हैं किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहां के थ्रू हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी गए। क्लियर मैसेज कि पाकिस्तान को आइसोलेट करो डिप्लोमेटिकली, और पूरे वर्ल्ड में आज पाकिस्तान अकेला दकेला पड़ा है। जो दूसरा आपका मुद्दा था कि क्या वजह है कि साउथ कश्मीर के अंदर जो हैं बच्चे बंदूक उठा रहे, ये बात मैं मानता हूं कि ये रेडिकलाइजेशन क्यों हो रहा है, इसको हमें अंदरूना देखना पड़ेगा कि क्या कमी है, क्या खामी रह गई हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में कि एक बच्चा जो कि इंटरनेट से जो प्रभावित होके मिलिटेंसी को ज्वाइन कर रहा है, उसके दो मुद्दे हैं। एक तो ये है कि जब बच्चा पढ़ लेता है उसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट के जो अगर आप जरिए नहीं खोदेंगे, आप इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, आप वो उनको जॉब नहीं देंगे, तो एक पढ़ा लगा जो यूथ है वो रेडिकलाइज हो सकता है। सेकंड थिंग, हमने कहीं ना कहीं ये दिखाना है कि कहीं ना कहीं आपके उनके बच्चों के माँ बाप, स्कूल टीचर, आपके मौलवी वगैरह, उनको हमने पूरा एक प्रकार से टीचिंग करनी है कि भाई आप अपने बच्चों को ध्यान दें, उनको रेडिकलाइज होने से बचाएं। ये इस्लामिक स्टेट वाली भी जो रेडिकलाइजेशन साउथ इंडिया में हुई या आपका श्रीलंका में या मालदीव में हुई, वो भी एक प्रॉब्लम है। मेरा मतलब यह है कि इस बात को हम मानना पड़ेगा कि साउथ कश्मीर में रेडिकलाइजेशन है, क्योंकि वो क्यों ज्वाइन कर रहा है एक बच्चा पढ़ लिख के आप टेररिज्म को, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। हमें क्या एक्शन लेने हैं कि वो आने वाले टाइम में जो यूथ है वो टेररिज्म की तरफ ना जाए और ऐसा मौका लाया जाए कि उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उसको टीचर से, उनके आपके पेरेंट्स से, मौलवी से बातचीत करके बच्चों को दोबारा वापस बच्चों को दोबारा से वापस मेन स्ट्रीम में लेकर आना होगा। लेकिन रेंजू शाह साहब, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है कि जो कश्मीर का जो नौजवान है वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह पर भटक रहा है, ये जानने की हम कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आर्टिकल 370 का मुद्दा उठता है, 35A का मुद्दा उठता है, क्या उन सब चीजों के मद्देनजर ये सब चीजें मुमकिन हो पाएंगी? बहुत अच्छा ये जो उन्होंने बोला अभी मुझसे पहले जी, तो ये एक आपका पहला सवाल है जो ये रेडिकलिज्म जो इस वक्त चल रहा है जी, इस रेडिकलिज्म के जिम्मेदार अगर आप रेडिकल फोर्सेस को भी जरूर देंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपकी गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। आपकी गवर्नमेंट के लाइब्रेरीज देखें, तमाम रेडिकल बुक से भरी हुई है।
आपके जो यहाँ वक्फ बिल पास हुई वो तो पार से बन के आ गई और ड्राफ्ट उस वक्त चीफ मिनिस्टर को थमाया गया, इसको पास करो। उसमें जो इम्प्रिजन किया गया, जो बंद किए गए, जिन पे कदगन लगाए गए, वो सिर्फ दरगाहें हैं, सूफी दरगाहें, सूफी श्राइन्स। तो आपने इसमें अगर वक्फ बिल लानी थी तो तमाम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को आपको वक्फ के दायरे में लाना था, ताकि वक्फ के जरिए मॉनिटर हो सके कहां क्या पढ़ाया जाता है। आपने सबको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी देके रखी है और एट द सेम टाइम एक हाथ में कुरान शरीफ रखो, दूसरे हाथ में लैपटॉप रखो, एक हाथ में गीता रखो, दूसरे हाथ में लैपटॉप रखो, एक हाथ में ग्रंथ साहब रखो, दूसरे हाथ में लैपटॉप रखो। ये एजुकेशन आपने नहीं दी है यहाँ पे। ये जो सिस्टम इन्होंने जो यहाँ के, मैंने पहले ही बताया, जो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज है, आप उन पॉलिटिकल पार्टीज ने वोट बैंक बनाए, उनके वोट बैंक रेडिकल्स है। वोट यहाँ कॉमन 97% नहीं डालता है, वो बेचारा डरता है वो डालने से। वोट डालने वाला भी यही रेडिकल है, क्योंकि उनकी आपस में नेक्सस है। बाद में वो उसको बोलता है मैंने आपको एमएलए बनाया, आ जाओ आप फंडिंग करो मेरे लिए। ये सारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग है, ये सारे ये जो पॉलिटिकल पार्टीज, ये कंड्यूट्स है। और ये कंड्यूट्स यहाँ पे आपको कश्मीर की पॉलिसी, आप क्या जो भी यहाँ इस वक्त थिंक टैंक है, उनको नए सिरे से सोचना होगा। हम पहले कश्मीर को, बाकी छोड़े, कश्मीर को पहले वोटिंग राइट ही नहीं है। देयर इज नो वोट राइट टू कश्मीरी। वो आप उसको बोलते हैं वोट डालने आ जाओ। आपने उसको इस तरह दायरे में रखा है, जो जब वो बेचारा वहां वोट डालने जाता है, वहां बाहर ताबूत खड़ा होता है, वो ताबूत देखकर ही भाग जाता है घर वापस। आपने वो सिस्टम ही नहीं क्रिएट किया कि आपके 97% वोट डाले। जिस दिन आपको 97% यहां ई वोटिंग के जरिए वोट डालेगा, कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि कश्मीर का मसला हल होगा।